नमस्कार बच्चों, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग रिले के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस रिले में ही हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम आप लोगों ने सुना था डायरेक्शनल रिले। और डायरेक्शनल रिले में आपको अभी तक जहां भी पढ़े होंगे किताब में, आपको इतना ही बताया गया होगा कि ये डायरेक्शन के अनुसार ऑपरेट करता है। जिस दिशा में हम डायरेक्शन को सेट कर देते हैं उसी दिशा में ऑपरेट करता है और विपरीत दिशा में ऑपरेट नहीं करता है। लेकिन मैं इसको यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि ये जो डायरेक्शनल रिले है ये डायरेक्शन को कैसे सेंस करता है। इसका हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे और हम लोग ये भी समझेंगे कि डायरेक्शनल रिले कैसे डायरेक्शन को समझ पाता है। इसमें ऐसा क्या होता है कि ये डायरेक्शन को समझ पाता है। तो चलिए हम लोग डायरेक्शनल रिले की शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालिए डायरेक्शनल रिले। डायरेक्शनल रिले। डायरेक्शनल रिले की शुरुआत करने से पहले हम आपको ये बता दें कि डायरेक्शनल रिले के लिए हमको करंट और वोल्टेज दोनों की ज़रूरत पड़ती है। करंट और वोल्टेज दोनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम लोग ओवर करंट रिले पढ़ते हैं तो उसमें केवल करंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं अगर ओवर वोल्टेज रिले पढ़ता हूं तो उसमें केवल वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम डायरेक्शनल रिले की बात करते हैं तो उसमें करंट और वोल्टेज दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमको करंट कॉइल की भी ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही साथ पोटेंशियल कॉइल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एक हम करंट कॉइल बना लेते हैं और दूसरी हम पोटेंशियल कॉइल बना लेते हैं। चलिए ये आपका मान लीजिए पोटेंशियल कॉइल हो गया। ये आपका करंट कॉइल हो जाएगा। इसमें हम लोग बाइंडिंग कर देते हैं। ये आईसी करंट फ्लो हो रही है और ये आईपी करंट फ्लो हो रही है। अप्लाइड वोल्टेज हमारा वी है। और इसी तरीके से ये हमारा ये डिस्क हो गया। ये जैसे कि और रिलो में हम लोग नहीं पढ़ते थे डिस्क, तो उसमें हम करंट से ही दो फ्लक्स डेवलप कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर हमको करंट और वोल्टेज दोनों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम ये डायरेक्शनल रिले बना रहे हैं। तो इसके कारण जो फ्लक्स डेवलप होगा इसको मैं फाई भी बोल दूंगा और इस करंट कॉइल के कारण जो मेरा फ्लक्स डेवलप होगा इसको मैं बोल दूंगा फाई सी। ये हो गया फाई सी। अब ये जो पोटेंशियल कॉइल है या करंट कॉइल है ये कैसे कनेक्ट होता है ये आप समझो। पहले होता क्या है कि जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि हमारा सीटी और पीटी दोनों सर्किट में लगा होता है। तो अगर हम पीटी का सिंबल बनाएं तो आपको पहले ही बताया गया था कि पीटी मेरा कुछ ऐसे बनता है। ये सब मैं बता चुका हूं कि इनका कैसे कंस्ट्रक्शन होता होगा। और सीटी भी मेरा कुछ ऐसे बनता है, सेम कंस्ट्रक्शन दिखता है सीटी का भी। अंतर क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं। सीटी और पीटी में कैसे हम पहचान करेंगे कि कौन सा सीटी कौन सा पीटी है। सीटी में क्या होता, पीटी में क्या होता है, बाइंडिंग होगी। ये बाइंडिंग हमारी हो गई पीटी और ये क्या होगा, फिर ये हमारा बार डिस्कनेक्ट होकर ग्राउंड से, हाई रेजिस्टेंस ग्राउंड से ये कनेक्ट हो जाएगा। और जो इसका दूसरा वाला वाइंडिंग होगा, ये दूसरा वाला वाइंडिंग ये इसी में आके कनेक्ट रहेगा, ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। और सीटी, हाँ, सीटी क्या होता है, वो लाइन के एक क्रॉस लगता है। आप जानते हो ना
CT आपका लाइन के क्रॉस यहाँ पर आके ये कनेक्ट रहेगा। ये लाइन के क्रॉस मतलब लाइन और ग्राउंड के क्रॉस लगता है। CT नहीं, सॉरी, PT की बात कर रहे हैं। ये मेरा PT है, ये मेरा CT है। और CT आप जानते हो लाइन के सीरीज में लगता है ना, लाइन के सीरीज में लगेगा ये, और ये हमारा इसका वाइंडिंग हो गया, ये CT। तो अगर मेरी कोई ट्रांसमिशन, अब मेरे पास CT और PT रखा हुआ है, अगर मेरे पास CT PT रखा हुआ है और मैं ये मानूं कि ये मेरी कोई ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, ये मेरी कोई ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, या थोड़ा सा इसको और नज़दीक कर देते हैं, ये मेरी कोई ट्रांसमिशन लाइन जा रही है ये, तो CT PT कैसे कनेक्ट होगा समझो। अब यहाँ पर PT तो आपका डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, लेकिन जो CT रहेगा लाइन के सीरीज में इसको लगाना है, तो ये ऐसे कनेक्ट होगा और ये ऐसे यहाँ पर, या तो इसको हटा दूँ, ये इसको हटाना पड़ेगा ना हमको, CT को सीरीज में ले आना है, ये आपका ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और ये जो सप्लाई है वो आगे ऐसे जाएगी। ये ऐसे हमारा कनेक्शन होता है CT PT का, समझो। अब हम क्या करते हैं, अब मैं क्या करता हूँ कि इसी CT के दोनों सिरे को लेके आता हूँ, रिले के इस साइड कनेक्ट करता हूँ, समझिएगा। ये जो CT है ना, इस CT को ले आके मैं इस साइड कनेक्ट करता हूँ, और इसी तरीके से ये PT का दो टर्मिनल है, इसको लाके मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। तो यही वाला ये हमारा V हो जाता है, और यहाँ से बहने वाली करंट IC हो जाती है, और ये वाली जो बहने वाली करंट क्या हो जाती है, IP। ये होता है कुछ CT PT ऐसे लगा होगा, ऐसे यहाँ पर इसके सेकेंडरी को ले जाके हम इस यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे कि PT कैसे कनेक्ट होगा, CT कैसे कनेक्ट होगा, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको हटा दिया जाता है, क्योंकि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं ना, हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर मीन्स पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा होता है। अब लिखते हैं इसमें आगे, ये जो वोल्टेज है कहाँ का है। अब चाहो तो आप इसको समझने के लिए ऐसे कुछ बना सकते हो, यहाँ पर ये समझो कि ये हमारा लाइन है, यहाँ पर ये मेरी रिले लगी हुई है, ये कौन सी रिले, डायरेक्शनल रिले है, और यहाँ पर जो बहने वाली करंट है, यहाँ पर जो बहने वाली करंट है वो I है, और यहाँ पर इस रिले लोकेशन का वोल्टेज क्या है, V है। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे यहाँ पर, वोल्टेज एट रिले लोकेशन, वोल्टेज एट रिले लोकेशन, रिले लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वोल्टेज एट रिले लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमारा है V। ये कहाँ वाला वोल्टेज है, जो रिले के पास, जो हमने PT के थ्रू नहीं रिले में लेके जाके कनेक्ट किए थे, वो वहाँ रिले के पास वाला वोल्टेज है। इसी तरीके से करंट एट रिले लोकेशन, करंट एट रिले लोकेशन, रिले लोकेशन, करंट एट रिले लोकेशन हमारा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, करंट एट रिले लोकेशन I। अब फ्लक्स भी लिख लेता हूं, फ्लक्स ड्यू टू वोल्टेज कहूँ या पोटेंशियल कॉइल कहूँ, हमारा हो जाएगा phi, और फ्लक्स ड्यू टू करंट ये हो जाएगा phi I, और एंगल इन दोनों के बीच क्या होगा ये समझो, एंगल बिटवीन
फाइवी एंड फाई सी, ये फाई आई नहीं होगा, ये फाई सी, ये हो जाएगा मेरा बीटा। अब हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा फेज़र ड्रा कर लेते हैं। मैं ये कर रहा हूँ कि वोल्टेज को मैं रेफरेंस मान ले रहा हूँ, ये मेरा वोल्टेज हो गया, रेफरेंस हो गया। और यहाँ पर मैं करंट को, जो बहने वाली करंट है उसको मैं लीडिंग मान रहा हूँ, उसको मैं लीडिंग मान रहा हूँ। ये मैं लीडिंग क्यों मान रहा हूँ, ये केवल थोड़ा समझाने में आसानी होगी, आप चाहो तो लैगिंग भी मान सकते हो, लेकिन हम लीडिंग मान के हम इसको बताएंगे, ठीक है। अब ये वोल्टेज, ये करंट है, इसके बीच का जो एंगल रहेगा वो मेरा क्या कहलाता है, पावर फैक्टर एंगल कहलाता है। यही हुआ ना, पावर फैक्टर एंगल। अब ये जो बहने वाली करंट है, ये जो बहने वाली करंट है, इसके कारण, ये जो बहने वाली करंट है, इसके कारण जो फ्लक्स डेवलप होगा इस करंट के सेम फेज में होगा। और जो फ्लक्स डेवलप होता है वो कौन सा फ्लक्स डेवलप होता है, वो फाई सी होता है। यही होता है ना। चलो अब ये देखो वोल्टेज है, ये वोल्टेज कहाँ पर है, ये वाला वोल्टेज है, ये पीटी वाला नहीं वोल्टेज है। इसके कारण कौन सी करंट फ्लो, इस पीटी का जो वोल्टेज है इसके कारण भी तो कॉइल में एक करंट फ्लो होगी, और जो कॉइल में करंट फ्लो हो रही है वो कौन सी फ्लो हो रही है, वो हो रही है आईपी करंट फ्लो हो रही है। कौन सी करंट फ्लो हो रही हुई, आईपी। ये वोल्टेज कौन सा है, पीटी के सेकेंडरी साइड वाला यहाँ पर अप्लाई है, उसके कारण हमारा क्या करंट फ्लो हो रहा है, आईपी। तो ये जो आईपी है ये वोल्टेज से, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये जो आईपी है ये वोल्टेज से लैग करेगा। अरे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इंडक्टिव सर्किट ही है, तो उसके कारण उसमें जो वोल्टेज के कारण जो करंट फ्लो होगा वो लैग करेगा। तो इसके इस वोल्टेज से मैं एक लैगिंग साइड में करंट बना देता हूँ, इसका नाम मैं क्या दे दूंगा, आईपी। इसका नाम मैं दे दूंगा आईपी। इसको थोड़ा सा ब्लैक से करते तो ज़्यादा बेटर होता है। ये मेरा, ये क्या हो गया, आईपी। अब इस आईपी के कारण जो मेरा फ्लक्स बना फाइवी, फिर करंट के सेम फेज में हो जाएगा, मीन्स इस फेज में हो जाएगा फाइवी। और मैं मान रहा हूँ यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल, और मैं क्या माना हूँ, इस फाई सी और फाइवी के बीच का एंगल क्या है, बीटा है। इस फाई सी और फाइवी के बीच का एंगल क्या है, बीटा है, ठीक है। और मैं मान लूँ कि वोल्टेज और ये जो आईपी है इसके बीच का एंगल मैं मान लेता हूँ साई। इसके बीच का मैं एंगल क्या मान लिया हूँ, साई। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हो टार्क इन रिले, टार्क इक्वेशन होता है ना, टार्क इन रिले क्या हो जाएगा, टी प्रोपोर्शनल फाइवी फाई सी साइन बीटा। यही तो होता है, दोनों फ्लक्स का मल्टीप्लाई होता है और इनके बीच का जो कोण है वो उसका साइन हो जाता है। यही हमारा टार्क डेवलप होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 में बना देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं चाहूँ तो फाइवी को फाइवी रहने दूँ और फाई सी की जगह मैं लिख सकता हूँ, नहीं ऐसा करते हैं, फाइवी की जगह हम लिख दें आईपी, क्योंकि आईपी के कारण ही डेवलप हो रहा है ना ये फाइवी, आईपी के कारण ही हमारा फाइवी डेवलप हो रहा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, आईपी। और फाई सी किसके कारण डेवलप हो रहा है, आई के कारण डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ, आई। ये क्या है, साइन बीटा। अब यहाँ पर आईपी को मैं देखो कैसे लिख सकता हूँ, आईपी मीन्स बहने वाली करंट। तो बहने वाली करंट होता है, करंट बराबर वोल्टेज बटे इम्पीडेंस होता है ना, जेडपी। ये लिख सकता हूँ ना मैं, आईपी बराबर वी अपान जेडपी। यही तो होगा ना, आई बराबर वी बाई आर या वी बाई जेड, यही तो होता है। तो यहाँ पर आप लिख दो वी बाई जेड पी इंटू आई साइन बीटा। यहाँ क्या आया, टी प्रोपोर्शनल वी बाई जेड पी। जेड पी क्या है, वो
ZP मीन्स इस जो रिले कॉइल का है इम्पिडेंस है, इस रिले कॉइल का इम्पिडेंस है, यही हमारा ZP है, V/ZP इंटू I साइन बीटा, तो I साइन बीटा। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोपोर्शनल को हटा लेता हूँ और इसमें कांस्टेंट लगा देता हूँ K3, और ये ZP को भी कांस्टेंट में मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, तो ये ZP भी मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ सीधे सीधे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, VI साइन बीटा, ठीक है। और ये जो साइन बीटा है इसको ऐसे लिख सकते हैं, VI साइन बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा और साई। बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा और साई। तो ये एक इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, इसको आप मान लो कि इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब ये बताओ, ये टार्क हमारा मैक्सिमम कब डेवलप होगा, टार्क मेरा मैक्सिमम कब डेवलप होगा, टार्क मेरा मैक्सिमम तब डेवलप होगा जब इसका मान, इस थीटा का मान 90 हो, और जब इस पूरे एंगल का मान 90 हो जाएगा तो साइन 90 बराबर 1 होगा। इस कंडीशन में आपने पढ़ा था ना, साइन 90 टार्क हमारा मैक्सिमम कब होता, जब दोनों फ्लक्स के बीच 90 डिग्री का एंगल होता तो हमारा मैक्सिमम हो जाता है टार्क। तो यहाँ चाहो तो लिख लो, फॉर मैक्सिमम टार्क थीटा प्लस साई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा प्लस साई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। अब यहाँ से थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस साई, 90 माइनस साई, या तो आप इसको ऐसे लिख दो, थीटा बराबर 90 माइनस साई, और ये बराबर लिख दो इसको किसके, टाउ के, लिख सकते हो ना टाउ के। ये आपने टाउ माना, ये टाउ क्या है, ये मैक्सिमम टार्क एंगल है, अभी मैं बता रहा हूँ इसको। या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टाउ बराबर 90 माइनस साई, टाउ बराबर 90 माइनस साई, यहाँ से साई बराबर आ जाएगा 90 माइनस टाउ। यहाँ पर ये जो टाउ आया, ये टाउ है क्या, इसको आप समझो, टाउ यहाँ पर है क्या, ब्रैकेट में लिखो, इसके बाद मैं बता रहा हूँ टाउ क्या है। ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, टाउ थीटा का वह मान है, थीटा का वह मान है जिस पर टार्क मैक्सिमम प्राप्त होता है, जिस पर टार्क मैक्सिमम प्राप्त होता है। मतलब मैं टाउ को क्या बोलता हूँ, टाउ को मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम टार्क एंगल, मैक्सिमम टार्क एंगल। टाउ क्या है, टाउ, यहाँ पर जो टाउ है, यहाँ पर जो टाउ है, टाउ थीटा का वह मान है जिस पर टार्क मैक्सिमम प्राप्त होता है, या तो मैं इसी टाउ को बोल दूं मैक्सिमम टार्क एंगल। फिर से यहाँ पर समझो, फॉर मैक्सिमम टार्क थीटा प्लस साई बराबर 90, यही तो होगा, हम इसको 90 के बराबर चाहते हैं। अब थीटा बराबर 90 माइनस साई कर सकते हैं, या थीटा बराबर 90 माइनस साई बराबर टाउ। मैं क्या किया हूँ, इसी थीटा को मैं मान लिया हूँ कि ये टाउ के बराबर है। ये थीटा किसके बराबर है, ये टाउ के बराबर है। ये कब है, जब थीटा का मान 90 माइनस साई था। जब थीटा का मान 90 माइनस साई था तो इसको मैं मान लिया हूँ, ये टाउ, टाउ में मान लिया हूँ। अब यहाँ से टाउ बराबर 90 माइनस साई लिख सकता हूँ, साई बराबर, या तो साई बराबर में लिख दूँ 90 माइनस टाउ। और यहाँ पर जो टाउ है, टाउ थीटा का वह मान है जिस पर, मतलब टाउ एक तरीके का थीटा ही है, टाउ एक तरीके का थीटा ही है, लेकिन यह थीटा का वह मान है। थीटा मतलब तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो वाला थीटा है जब मैक्सिमम टार्क प्राप्त होता है। कौन सा थीटा है, जब मैक्सिमम टार्क प्राप्त होता है, वो वाला थीटा है ये टाउ।
टाउ यहाँ पर साफ साफ लिखा है, टाउ थीटा का वह मान है जिस पर टार्क मैक्सिमम प्राप्त होता है। टाउ बराबर, या तो मैं इसको बोल सकता हूँ टाउ मैक्सिमम टार्क एंगल। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। मैक्सिमम टार्क एंगल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थीटा प्लस साई बराबर 90 में मान चुका हूँ। जब हमारा टार्क मैक्सिमम होगा उस कंडीशन का ये एंगल सारे लिखे हैं। तो यहाँ से थीटा बराबर 90 माइनस साई हो गया। इसी थीटा को मैं टाउ मान लिया हूँ और टाउ बराबर ये आ जाएगा। तो इसमें हमने लिखा भी है टाउ थीटा का वह मान है जिस पर टार्क मैक्सिमम प्राप्त होता है, या टाउ को मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम टार्क एंगल। टाउ को मैं क्या बोल सकता हूँ, मैक्सिमम टार्क एंगल। कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में जो मेरा फेजर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इस कंडीशन में जो मेरा फेजर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं इसको वोल्टेज मान लूँ, ठीक है, ये मेरा वोल्टेज हो गया, ये मेरा करंट में मान लूँ और इसमें जो फ्लक्स है वो हो जाएगा φc। तो इससे 90 डिग्री पर कौन सा फ्लक्स होगा, φv होगा। इससे 90 डिग्री पर कौन सा फ्लक्स होगा, φv। मतलब ये क्या हो गया, ये φv हो गया। कहने का मतलब ये आप कह सकते हो ये मेरा ip हो गया। तो ये वाला अब ये चूंकि 90 हो गया, ये φc और φv के बीच का एंगल 90 हो गया। तो ये जो थीटा जो था ये थीटा नहीं रह गया, अब ये हो गया टाउ। और ये क्या रहा, ये तो साई की जगह साई है। अब इसके बीच ये क्या हो गया, बीटा। तो यहाँ पर जो थीटा था अब वो टाउ हो गया। क्यों हो गया टाउ, क्योंकि अब मैक्सिमम टार्क प्राप्त हो रहा है। इसी को और इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूँ तो मैं इसको बोल सकता हूँ मैक्सिमम टार्क लाइन, मैक्सिमम टार्क लाइन। चलो इतना समझ में आ रहा होगा। अब आप करो क्या, इस साई का मान इक्वेशन नंबर 2 में रख दूं। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अगर जब इक्वेशन नंबर 2 में रखोगे तो देखो, देखते जाओ समझते जाओ आगे। t बराबर हो जाएगा k3vi साइन, थीटा की जगह थीटा रहेगा, साई की जगह आपने क्या रख माना है, 90 माइनस टाउ। यही माना है ना, 90 माइनस टाउ। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो k3vi साइन 90 को इधर बाहर कर लो, प्लस लिख दो यहाँ पर थीटा माइनस टाउ, ये थीटा माइनस टाउ। अब k3 बराबर k3 हो जाएगा vi साइन 90, ये साइन 90 हो गया। और ये अगर पूरा मैं मान लूँ थीटा है तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा। क्या हो जाएगा, कास थीटा। थीटा मतलब थीटा माइनस टाउ। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या आ गई, टार की वैल्यू अब क्या आ गई हमारे पास, k3vi कास थीटा माइनस टाउ। अब क्या करते हैं, हम इनको हटाते हैं, उसके बाद हम आगे हम लोग समझते हैं। अभी केवल डेरिवेशन ही चल रहा है। तो यहाँ से आपका k3 की वैल्यू क्या आ गई है, सॉरी t की वैल्यू अब आपके पास है k3vi कास थीटा माइनस टाउ, थीटा माइनस टाउ। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का फेजर भी बनाना चाहूँगा, इसको हटा ही दिया जाए। फिर से फेजर बनाते हैं। ये हमारा जो वोल्टेज था वो मेरा रेफरेंस वोल्टेज हो गया। ये किस कंडीशन का फेजर बन रहा है, ये हमारा उस कंडीशन का। देखो अभी हमारा
जो मेरा पहला फेजर बना था इसमें मुझे नहीं पता था कि मेरा मैक्सिमम टार्क है कि मिनिमम टार्क है। मैं एक जनरल टार्क मान के चल रहा था कि रिले में कोई जनरल से टार्क डेवलप होगा तो V है, और हम लीडिंग करंट प्राप्त किए थे और उसमें लीडिंग बनाने के लिए हमारे पास तमाम अरेंजमेंट है, रजिस्टेंस लगाकर हम कर सकते हैं। और PT के कारण जो मेरा वोल्टेज था, VT के कारण जो मेरी बहने वाली करंट थी वो वोल्टेज से लैग कर रही थी। अब चूंकि करंट के सेम फेज में फ्लक्स होता है तो करंट के सेम फेज में हमने फ्लक्स बना दिया और हमने टार्क का इक्वेशन लिख दिया था। लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जब मेरा टार्क मैक्सिमम हो गया, टार्क मैक्सिमम का मतलब ये हो गया कि जो थीटा था, थीटा वो क्या हो गया, वो टाउ के बराबर हो गया। जो थीटा मेरा था वो किसके बराबर हो गया, वो ये वाला जो थीटा था ये टाउ के बराबर हो गया। और अगर ये टाउ के बराबर हो गया तो मैं इसको बोल सकता हूँ मैक्सिमम टार्क लाइन, मैक्सिमम टार्क लाइन, मैक्सिमम टार्क लाइन। चलो, और ये क्या है, करंट है। और यहाँ पर जो मेरा फ्लक्स हुआ करता था वो मेरा फ्लक्स क्या कौन सा हुआ करता था, फाई सी। अब चूंकि टार्क हमारा मैक्सिमम है तो इसका मतलब है जो फाई सी के से फाई सी और फाई वी के बीच का एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो फाई सी से हम फाई वी को 90 डिग्री पर हम बना देते हैं। ये वाला क्या है, ये क्या है, फाई वी। ये मेरा क्या है, फाई वी है। और ये मेरा क्या है, आई पी है। इसको मैं साई ही दिखा रहा हूँ। इस पूरे एंगल को अब इस कंडीशन में, अब इस कंडीशन में यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये इस किस कंडीशन की, जब मेरा टार्क क्या है, मैक्सिमम टार्क है, उस कंडीशन का ये फेजर है। चलो, यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या प्राप्त किया, मैक्सिमम टार्क एंगल प्राप्त किया। अब हम लोग एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ पाएंगे। अब हमको यही अब हमारा जो अगला स्टेप रहेगा ना, वो हमको यही समझना है कि रिले हमारा क्यों डायरेक्शनल रिले हो जाता है। अब हम जैसा अगले हम नेक्स्ट लाइन में पहुंचेंगे हमको ये समझ में आ जाएगा। देखो, जो डायरेक्शनल रिले होता है, जो मेरा डायरेक्शनल रिले होता है उसमें रिस्ट्रेनिंग फोर्स कुछ नहीं होता है। जबकि नॉन डायरेक्शनल रिले के लिए आप लोग रिस्ट्रेनिंग फोर्स के लिए आप लोग क्या यूज करते थे, स्प्रिंग का यूज करते थे। आप लोग रिस्ट्रेनिंग फोर्स के लिए स्प्रिंग का यूज करते थे, लेकिन इसमें स्प्रिंग का यूज नहीं करेंगे। ये जो इसमें जो टार्क डेवलप होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। ये मान लो कि ये रिले है, ये मान लो कि रिले की डिस्क है और इससे इसका मूविंग कांटेक्ट है, इससे इसका मूविंग कांटेक्ट जुड़ा है और एक जो फिक्स कांटेक्ट है वो यहाँ पर है। और ये वाला किससे जुड़ा है, ट्रिप सर्किट से जुड़ा है। ये ट्रिप सर्किट से जुड़ा है। अब यहाँ पर देखो, जब मेरी रिले इस डायरेक्शन में घूमेगी, जब मेरी रिले इस डायरेक्शन में घूमेगी तो रिले मेरा ऑपरेट करेगा, मीन्स ये ऑपरेट करके इसको ये यहाँ से कनेक्ट होकर ट्रिप कराएगा। लेकिन अगर रिले मेरी इस डायरेक्शन में घूमे, रिले मेरी इस डायरेक्शन में घूमे तो रिले ऑपरेट नहीं होगा, मीन्स ये कांटेक्ट से दूर जाएगा। तो इस रिले में होता ही ऐसे है कि जिधर हम डायरेक्शन सेट कर देते हैं, अगर हम जिधर डायरेक्शन सेट कर दिए तो उधर हमारा रिले इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, और अगर डायरेक्शन के अलग दिशा में अगर हमारी फॉल्ट है तो वो विपरीत दिशा में ये रिले घूमता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरा रिले इधर घूमे
तो मैं ये कह सकता हूं कि पॉजिटिव टार्क मिला होगा रिले को। और जब मेरा रिले इस डायरेक्शन में घूमे तो मैं ये कहूँगा कि रिले में निगेटिव टार्क डेवलप होगा, रिले में निगेटिव टार्क डेवलप होगा। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो रिले विल ऑपरेट when positive torque develop, पॉजिटिव टार्क का मतलब क्या हो सकता है? पॉजिटिव टार्क आप ये कह सकते हो, पॉजिटिव टार्क का मतलब ये कहोगी T इज़ ग्रेटर देन 0। जब टार्क की वैल्यू 0 से अधिक रहेगी तो वो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, 0 से कम निगेटिव, 0 तो 0 है ही है टार्क पॉजिटिव होना चाहिए तभी रिले ऑपरेट करेगा। हमने क्या बताया था कि रिले का डायरेक्शन इधर है तो रिले ऑपरेट कराएगा। अगर रिले में जो ये मेरा डिस्क है अगर ये इस डायरेक्शन में घूमे तो रिले ऑपरेट नहीं होगा, मीन्स दूर भागेगा। तो जिधर मैं डायरेक्शन सेट करता हूँ उधर के लिए इसमें पॉजिटिव टार्क डेवलप होता है, और जब डायरेक्शन के अलग दिशा में फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में निगेटिव टार्क डेवलप होता होगा। निगेटिव टार्क डेवलप होने का मतलब ये पीछे की ओर आता होगा, मीन्स ये जो कांटेक्ट है फिक्स कांटेक्ट से दूर भागता होगा तो रिले ट्रिप नहीं करेगा। तो पॉजिटिव की कंडीशन में जब टार्क मेरा पॉजिटिव आता होगा तो इस डायरेक्शन में ऑपरेट करेगा, घूमेगा रिले। जब मेरा निगेटिव टार्क आएगा तो इस डायरेक्शन में मेरा रिले घूमेगा। अब इस इक्वेशन पर आ जाइए, इस इक्वेशन पर आ जाइए और ये देखिए कि कास का मान पॉजिटिव कब आएगा। कास जो थीटा है या थीटा माइनस टाउ है इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी। कास की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव कब आएगी? कास की वैल्यू पॉजिटिव तभी आती है जब -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच एंगल कास का आता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, अदरवाइज वो निगेटिव आने लगती है या कुछ अलग आती है। तो कास का मान पॉजिटिव कब आएगा? जब उसकी वैल्यू -90 से +90 के बीच आएगा तो पॉजिटिव आएगी। मतलब अगर जब ये इसकी वैल्यू अगर निगेटिव तो ये पूरा टार्क निगेटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ये तो ये पूरा टार्क पॉजिटिव। वोल्टेज और करंट पॉजिटिव निगेटिव से इसमें मतलब है नहीं, पॉजिटिव निगेटिव का सीधा संबंध इस वाले फैक्टर से है। अगर इस कास का वैल्यू निगेटिव आया तो ये पूरा टार्क निगेटिव, मीन्स ये हमारा डिस्क इस डायरेक्शन में घूमेगा। लेकिन अगर इस कास की वैल्यू पॉजिटिव आई तो ये टार्क मेरा पॉजिटिव आएगा, मीन्स रिले मेरा इस डायरेक्शन में घूमेगा। तो जो ये कास थीटा है, ये जो एंगल है, इसका पॉजिटिव मान कब होता है? कास के केस में -90 से लेकर +90 के बीच में कास का मान पॉजिटिव होता है। अगर कास का मान पॉजिटिव तो इसका मतलब टार्क पॉजिटिव, टार्क पॉजिटिव का मतलब रिले ऑपरेट कर जाएगा। चलो अब यहाँ से थीटा बरा, अब यहाँ से इसको पक्षांतर करके इधर ले आओ तो ये हो जाएगा टाउ -90 थीटा, ये हो जाएगा टाउ +90, ये हो गया। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर थीटा का मान अगर टाउ -90 और टाउ +90 के बीच हो, अगर थीटा का मान टाउ -90 और टाउ +90 के बीच हो तो जो मेरा टार्क है पॉजिटिव आएगा। टार्क पॉजिटिव आने का मतलब रिले मेरा ऑपरेट करेगा। अब इसी चीज को हम लोग फेजर फॉर्म में ड्रा करना चाहेंगे। आ जाइए यहाँ पर, ये आपका देखो वोल्टेज हो गया, ठीक है, और ये आपका करंट है, और यहाँ पर एंगल कितना है? टाउ है। क्या कह रहा है? टाउ +90, यहाँ पर टाउ है ही है और इसमें 90 जोड़ दो तो इसके लंबवत आएगा ना, इस वाली जो लाइन है इसके लंबवत आएगा, ये
ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ये क्या है, टाउ प्लस 90 है। यहाँ से यहाँ तक का एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल टाउ प्लस 90 है ना। तो ये टाउ प्लस 90 आपको मिल गया। और आपको क्या, अब और क्या चाहिए आपको, टाउ माइनस 90 वाला चाहिए। टाउ माइनस 90 के लिए आपको करना क्या होगा, टाउ माइनस 90 के लिए आपको करना ये होगा, इसमें आप देखो यहाँ से यहाँ तक टाउ है और आपको क्या चाहिए, टाउ माइनस 90 चाहिए। अगर इसके आप इस लाइन के, देखो ध्यान दो, इस लाइन के एक परपेंडिकुलर बना लो तब समझ में आएगा। इस लाइन के परपेंडिकुलर बना लो। और अगर ये जब मेरा ये अगर मान लेते ये टाउ का एंगल कब आएगा, जब ये वाली लाइन कहलाएगी मैक्सिमम टार्क लाइन। मैक्सिमम टार्क लाइन, मैक्सिमम टार्क लाइन, ये वही चीज़ है। देखो ये वोल्टेज हो गया, अगर यहाँ पर मैं टाउ लिख दिया तो इसका मतलब ये यहाँ पर मैक्सिमम टार्क लाइन थी ना, तो वही हो गया मैक्सिमम टार्क लाइन। अब ये देखो करंट है, ये करंट है, इसमें जो हमारा फ्लक्स डेवलप होगा φc, और ये इसका जाहिर सी बात है कि ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। यहाँ पर फ्लक्स जो बनेगा वो बनेगा φp, और ये बहने वाली जो करंट होगी वो कौन सी करंट होगी, ip। अब इसको समझो, ये कैसे आपका टाउ माइनस 90 है। देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90 है। ध्यान दो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 90 है। और इतना कितना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, टाउ है। ये पूरा कितना है, 90। ये कितना है, टाउ है। अब इस 90 में से टाउ घटा दो तो कितना आएगा, यही एंगल तो आएगा। ये पूरा कितना है, 90 है। ये इतना, ध्यान दो, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना है, 90। और यहाँ से लेके इसके बीच का एंगल कितना है, टाउ है। इस 90 में से इस टाउ को घटा दो तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, टाउ माइनस 90। ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, टाउ माइनस 90। ये एंगल क्या आएगा, टाउ माइनस 90। मतलब जो अभी, अब समझो, यहाँ पर ये रिले कह रहा है कि अगर टाउ माइनस 90 और टाउ प्लस 90 के बीच, अगर टाउ माइनस 90 अगर टाउ प्लस 90 के बीच अगर एंगल है तो रिले मेरा ऑपरेट करेगा, अदरवाइज ऑपरेट नहीं करेगा। टाउ प्लस 90 कहाँ पर है, टाउ प्लस 90 ये है टाउ प्लस 90, और ये है टाउ माइनस 90। कहने का मतलब ये है कि अगर इससे इसके बीच अगर इससे इसके बीच अगर एंगल आया, कोई भी एंगल आया, तो रिले ऑपरेट करेगा। लेकिन जब मैं इधर आऊँगा, जब मैं इस साइड आया या इस साइड आया, तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा। इसलिए इसको हम ऐसे शो कर देते हैं। ये तो यही वाला, इस साइड वाला रीजन आपका क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग रीजन। इस साइड का रीजन आपका क्या कहलाएगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मैं हटा देता हूँ। इस साइड अगर एंगल आया तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग रीजन। क्या है, ऑपरेटिंग रीजन, ऑपरेटिंग रीजन। और इस साइड हमारा क्या है, ब्लॉकिंग रीजन, ब्लॉकिंग रीजन। ऑपरेटिंग रीजन उस साइड कैसे हुआ, इस साइड ऑपरेटिंग रीजन कैसे हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि इस कंडीशन में हमारा जो टार्क होता है, जो कास का वैल्यू होता है वो पॉजिटिव आता है। अगर कास की वैल्यू पॉजिटिव में है तो टार्क मेरा पॉजिटिव आएगा। अगर टार्क मेरा पॉजिटिव आएगा तो रिले मेरा पॉजिटिव टार्क डेवलप होगा और रिले मेरा ऑपरेट करेगा। और इनके इस एंगल से इस एंगल के बीच के अलावा अगर कोई एंगल आया तो रिले मेरा ऑपरेट नहीं करेगा। मींस रिले, या तो आप ये कह सकते हो कि कास की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। अगर कास की वैल्यू निगेटिव आएगी तो टार्क निगेटिव आएगा। अगर टार्क निगेटिव आएगा तो निगेटिव डायरेक्शन या उल्टी डायरेक्शन में रिले घूमना चाहेगा, तो रिले मेरा ऑपरेट नहीं करेगा। ये जो एंगल है, ये जो एंगल हमने लिखा टाउ माइनस 90 या टाउ प्लस 90, ये कौन सा एंगल है, ये एंगल वोल्टेज और करंट के बीच वाला ही एंगल है। जैसे कि आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो सेम फिगर मैं पहले इसको यहाँ पर ड्रा करता हूँ।
या तो ऐसे करते हैं, इसको हटा देते हैं, इधर हटा देते हैं, इधर का काम हो ही गया है लगभग, ये इसको भी हटा देते हैं। देखो ये मेरा वोल्टेज है ना, और मैं ये इसको करंट माना हूँ। अभी मैं इसको करंट, इस वाले को करंट माना हूँ, ये डॉटेड लाइन है। यहाँ वाला एंगल क्या है मेरा, टाउ है, मैक्सिमम टार्क एंगल है। ये मेरा क्या है, आईपी है, और ये मेरा है, यहाँ पर जो एंगल आएगा वो टाउ प्लस 90 आएगा, और यहाँ पर जो एंगल आएगा वो होगा टाउ माइनस 90 होगा। यही बात हुई थी ना, टाउ प्लस 90, टाउ माइनस 90। और उस साइड का मेरा ऑपरेटिंग रीजन है, इस साइड मेरा ब्लॉकिंग रीजन है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात ये है कि अगर वोल्टेज को अगर मैं रिफरेंस मान लूँ, तो यहाँ पर जो ये करंट है, अगर करंट मेरी ये आई, इसको मैं मान लूँ I1, रिले ऑपरेट करेगा। क्या होगा, रिले ऑपरेट करेगा। अगर मान लो यहाँ करंट आ जाए तो रिले ऑपरेट करेगा, यहाँ करंट आ जाए रिले ऑपरेट करेगा, यहाँ करंट आ जाए रिले ऑपरेट करेगा। इन सभी कंडीशनों में मतलब कि यहाँ से यहाँ के बीच में अगर वोल्टेज और करंट के बीच का कोई फेज आए तो वो ऑपरेट करेगा। लेकिन अगर यही करंट इधर आ जाए, इधर मान लो करंट I5 ऐसे आ जाए तो ऑपरेट नहीं करेगा। इधर आ जाए तो ऑपरेट नहीं करेगा, इधर आएगा तो ऑपरेट नहीं करेगा। क्यों ऑपरेट नहीं करेगा? क्योंकि ये ब्लॉकिंग रीजन है। या तो मैं ये कहूँ कि अगर इधर करंट मेरी आएगी तो मेरा निगेटिव टार्क डेवलप होगा। निगेटिव टार्क डेवलप होने के कारण रिले का कांटेक्ट क्लोज ना होकर और ओपन होने चाहेगा, तो रिले मेरी ऑपरेट नहीं करेगी। तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि यहाँ पर जो डायरेक्शनल रिले है वो डायरेक्शन किसके अनुसार सेंस कर रहा है, आप समझो। यहाँ पर जो डायरेक्शनल रिले है वो सेंस किसके अनुसार डायरेक्शन कर रहा, वो वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल के अनुसार डायरेक्शन को सेंस कर रहा है। वो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है उसके अनुसार डायरेक्शन को सेट कर रहा है। अगर वो एंगल टाउ माइनस 90 और टाउ प्लस 90 के बीच है तो क्या करेगा, रिले को ऑपरेट कराएगा। अगर उसके अलावा कोई एंगल आ रहा है वोल्टेज और करंट के बीच का तो वो रिले को ऑपरेट नहीं कराएगा। बात को मेरी समझिए, यहाँ पर रिले डायरेक्शन को कैसे सेंस कर रहा है, वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल के अनुसार ये सेंस कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल के सहारे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे रिले मेरा ऑपरेट करा। बुक में आप अगर देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक दिया रहेगा, लेकिन उसके आगे एक मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में कैसे एंगल के अनुसार ये रिले को ऑपरेट करा रहा है। ठीक है, चलो अब इन सभी को हम हटा देते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब इन सभी को हटा देते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप समझ ही गए होंगे। एक मैं एग्जाम्पल देख रहा हूं, उसके बाद मैं बता रहा हूं। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। उस क्वेश्चन में हमने क्या मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन का लेंगे एग्जाम्पल, हम लोग एक लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने ये माना जो मैक्सिमम टार्क एंगल है वो 2 डिग्री है।
तो इसका क्या करता हूँ, फेज़र पहले बनाया जाए, इसका फेज़र बनाया जाए। इसको दो पार्ट में करेंगे। इसका फेज़र बनाइए, इसका फेज़र क्या होगा, ये आपका वोल्टेज हो जाएगा और मैक्सिमम टार एंगल कितना है, 2 डिग्री है। ये वाला जो आई है वो कितना है, ये 2 डिग्री है, टाउ बराबर 2 डिग्री। और टाउ माइनस 90 ये मेरा हो जाएगा टाउ माइनस 90, ये आई पी। और इसी को आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हो टाउ माइनस 90, टाउ माइनस 90। टाउ कितना है, 2 डिग्री है, 90 है, 2 से 90 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 88 डिग्री। यहाँ तक मतलब यहाँ से यहाँ तक 88 डिग्री है। टाउ प्लस 90, देखो टाउ तो यहाँ तक हाई है, इसमें 90 जोड़ दोगे तो ये वाला आपका हो जाएगा टाउ प्लस 90। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका है टाउ प्लस 90। अब इसमें 90 में टाउ जोड़ो, 2 टाउ कितना है, 2 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 92 डिग्री, है ना। ये आपका 92 डिग्री हो जाएगा। इधर वाला पार्ट आपका ऑपरेटिंग रीजन, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पूरा आपको क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग रीजन, ऑपरेटिंग रीजन। और इधर वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, ब्लॉकिंग रीजन, ब्लॉकिंग रीजन। इधर वाला पार्ट आपका कहलाएगा ब्लॉकिंग रीजन, ये वाला ब्लॉकिंग रीजन। इधर कहीं भी कोई एंगल, यहाँ से यहाँ तक के बीच का कितना एंगल आए, ये जो एंगल या जो कास का मान होता है पॉजिटिव आता है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ के बीच कोई भी एंगल आएगा रिले ऑपरेट करेगी। अगर इधर आ गया, इस साइड आया, इस साइड कोई एंगल बना, तो वहाँ पर रिले ऑपरेट नहीं करेगा। इधर वाला पॉजिटिव है, ये ऑपरेटिंग रीजन है, ये ब्लॉकिंग रीजन है। अब इसी चीज़ को और क्लियर समझना है तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। ये समझो, ये मेरी एक ट्रांसमिशन लाइन है, ये रिले लोकेशन पर वोल्टेज है, ये मेरा डायरेक्शनल रिले लगा हुआ या कोई रिले लगा हुआ, अभी डायरेक्शनल की बात ही मत करो। यहाँ पर बहने वाली करंट आई है और इसको ऐसा समझो कि यहाँ पर इसमें फॉल्ट आ रहा है, यहाँ पर एक फॉल्ट आया पहली कंडीशन में, ये मान लो F1 फॉल्ट आया, तो जो बहने वाली करंट होगी, जो फॉल्ट के कारण जो बहने वाली करंट होगी, एक तो ऐसे बहेगी करंट और यहाँ से भी करंट फ्लो हो सकती है। ये जो बहने वाली करंट है मैं इसको मान लूँ IF1, ठीक है, इसको मैं क्या मान रहा हूँ IF1। तो IF1 बराबर हम मान सकते हैं, IF1 बराबर मैं इसको मान सकता हूँ मॉड ऑफ IF, एंगल लिख दूँ माइनस थीटा TL, थीटा TL। ये जो एंगल है क्या है, ये माइनस थीटा TL क्या है, ये माइनस थीटा TL क्या है, ये ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस एंगल है। माइनस थीटा TL क्या है, ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस एंगल। ये जो बहने वाली IF1 करंट है, ये है IF और ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पीडेंस एंगल है वो होता है माइनस 85 डिग्री। क्या होता है, माइनस 85 डिग्री। अब इसको ऐसे छोड़ दीजिए, मान लीजिए कुछ भी इक्वेशन नंबर A मान लीजिए। अब एक दूसरी कंडीशन लीजिए, दूसरी कंडीशन में ये आपका वोल्टेज है, यहाँ पर यही रिले लगा हुआ है और ये आपकी करंट ऐसे, अगर ऐसे करंट आई फ्लो हो रही है। आप ये मानो कि आपका फॉल्ट इस बार यहाँ पर आया है, फॉल्ट आपका इस कंडीशन में आया है, ये फॉल्ट आपका है F2। ये क्या फॉल्ट है, F2। तो इसमें जो करंट फ्लो होने की संभावना है, एक तो ऐसे है, एक यहाँ से जो होगी ऐसे होगी। यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है ये हमने माना है IF2, ठीक है। अब ये जो IF2 है, IF2 मैं ये माना हूँ कि इन दोनों करंट का, चाहे ये वाली करंट चाहे ये वाली करंट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है।
मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ IF2 बराबर -IF, इसको मैं लिख सकता हूँ -IF। अब इसी माइनस को मैं लिख सकता हूँ 1 एंगल पाई, और ये जो IF है, ये जो IF है, इस IF को माड में लिख लूँगा IF, और इसमें मैं एंगल लगा दूंगा, मतलब इसको मैं पोलर फॉर्म में लिख रहा हूँ -θTL। अब ये जहाँ पर माइनस की जगह हमने क्या लिखा है, 1 एंगल माइनस पाई। ये कैसे आया देखो, जब आपका मान लो 1 एंगल माइनस पाई है, ये किस पोलर फॉर्म में है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 cos थीटा मतलब माइनस प्लस j साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। 1 cos माइनस थीटा cos थीटा मतलब पाई, प्लस j साइन थीटा मतलब माइनस साइन थीटा। अब 1 की जगह 1 cos 180 अंश का मान हो जाएगा -1 हो जाएगा, माइनस j की जगह j साइन 180 अंश का मान 0, तो यहाँ से क्या आ गया -1 आ गया। तो यही चीज़ आप ये जो माइनस है, ये -IF है, इस -IF को माइनस की जगह -1 मान सकते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये इसकी जगह हमारा आ जाएगा माइनस, और इसकी जगह ये है। अब क्या करो, इस 1 का गुणा इससे हो जाएगा, माड IF से हो जाएगा, तो ये आपका IF ही हो गया, और एंगल आपका हो जाएगा -पाई -θTL, ये हो जाएगा। अब IF एंगल 180 अंश -θTL 85 हो गया। अब इसी तरीके से IF बराबर आप लिख सकते हो 5 8 दूना 16 265। अब इसको चाहो तो इस एंगल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, IF एंगल 265 को अगर घटाओगे 360 से, तो ये आ जाएगा 95। ये कितना आ गया 95। देखो इन दोनों फॉल्ट की कंडीशन में, एक पहली फॉल्ट की कंडीशन हमारी ये वाली आई थी, और दूसरी फॉल्ट की कंडीशन हमारी ये आई थी। दोनों में जो करंट का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों में करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, IF है करंट का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर IF है। करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, तो करंट का मैग्नीट्यूड ये जो IF1 है, ये जो IF1 करंट का तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनके डायरेक्शन अलग हैं। अगर इनके जब डायरेक्शन अलग हैं, तो इसमें आप क्या देख रहे हो, जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमने क्या देखा, यहाँ देखिए ये वाला पार्ट देखिए, आप ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ देखिए और ये देखिए, यहाँ पर देखिए जब आपकी करंट उस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो -85 डिग्री आया। जब वही करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ तो इसका एंगल यही आया। मैग्नीट्यूड इसका सेम माना है हमने, लेकिन इसका एंगल चेंज हो जाता है, एंगल चेंज हो जाता है। इस तरीके से ये डायरेक्शन देख सकता है। अब इसको हम बनाते हैं। -85 कहाँ पर आ रहा है, देखो -85 कहाँ पर, ये यहाँ -88 है, तो अगर -85 हम बनाएंगे तो ये वाला करीब यहाँ पर -85 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल -85 होगा, यहाँ 88 है तो इससे कम, मतलब ये वाला आपका -85 आ जाएगा। और 95 इसका एंगल कितना है, 95 है। यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, 92। 95 कहाँ होगा, 95 आपका इससे अधिक होगा, तो ये क्या है 95। अब आप ये बताओ इधर वाला यहाँ से यहाँ तक हम क्या आपको कब से बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको हम ये बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ऑपरेटिंग रीजन है। ऑपरेटिंग रीजन का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ के बीच पॉजिटिव टार्क डेवलप होगा तो रिले ऑपरेट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का कौन सा एंगल है, यहाँ से यहाँ तक। अभी जो मेरा फॉल्ट आया पहली कंडीशन और ये मेरी फॉल्ट आई दूसरी कंडीशन, तो दोनों में देखो, दोनों में समझो। इसका -85 है, ये ऑपरेटिंग रीजन है, ये वाला ऑपरेटिंग रीजन के अंदर आ रहा है। इसका कितना है एंगल, 95 है। ये 95 एंगल कहाँ पर है, ये ऑपरेटिंग रीजन के बाहर है, ये ऑपरेटिंग रीजन के बाहर है। मतलब ये वाला क्या है, IF1 है, और ये वाला क्या है, IF2 है। तो IF1 वाला
ऑपरेटिंग रीजन के अंदर आ रहा है, IF2 आप ब्लॉकिंग रीजन में आ रहा है। इसका मतलब फॉल्ट ये, इसका मतलब अगर मैं डायरेक्शनल रिले के तरीके से यूज करूंगा, अगर इसको मैं डायरेक्शनल रिले के तरीके से यूज करूंगा तो रिले इस कंडीशन में ये रिले ऑपरेट करेगी, इस कंडीशन में रिले ऑपरेट करेगी, लेकिन इस कंडीशन में ये रिले ऑपरेट नहीं करेगी, इस कंडीशन में ये रिले ऑपरेट नहीं करेगी, इस कंडीशन में ये रिले ऑपरेट कर जाएगी। क्यों ऑपरेट कर जाएगी? क्योंकि जो मेरा एंगल आया, जो फॉल्ट का एंगल आया, जो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल आया, वो ऑपरेटिंग रीजन में है, और यहाँ वाले में हम एंगल जो देख रहे हैं वो ब्लॉकिंग रीजन में है। तो अगर मैं डायरेक्शनल रिले यूज किया होता तो यहाँ इस जब फॉल्ट इधर साइड आता तब मेरी रिले ये ऑपरेट होती, लेकिन अगर फॉल्ट इसके पीछे इधर साइड आता तो यही रिले ऑपरेट नहीं होती। लेकिन अगर नॉन डायरेक्शनल रिले होता तो दोनों कंडीशन में ऑपरेट करता। अब चूंकि ये डायरेक्शनल रिले की बात हो रही है तो डायरेक्शनल रिले इस कंडीशन में ऑपरेट नहीं होगा, इस वाली कंडीशन में ऑपरेट होगा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, जो ये रिले है वो जो फॉल्ट का डायरेक्शन किसके अनुसार सेंस कर रहा है, ये वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल के अनुसार सेंस कर रहा है। वोल्टेज और करंट के एंगल के अनुसार ये फॉल्ट का डायरेक्शन सेंस कर रहा है। ठीक है, चलो इसको मैं हटा देता हूं, मैं समझ रहा हूं लिख ही लिए होंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट लिखना है, इसको साइड में ही लिख देते हैं। डायरेक्शनल रिले वोल्टेज और करंट के बीच, वोल्टेज और करंट के बीच एंगल के अनुसार डायरेक्शन को सेंस करता है। कैसे सेंस करता है? वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल होता उसके अनुसार डायरेक्शन को ये सेंस करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी मज़ेदार चीज़ यहाँ पर निकल आई। अगर एंगल ऑपरेटिंग रीजन में हो तो रिले ऑपरेट करेगा, और यदि एंगल ब्लॉकिंग रीजन में हो, ब्लॉकिंग रीजन में हो तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा। अगर ऑपरेटिंग रीजन में एंगल आया तो ऑपरेट करेगा। वोल्टेज और करंट के बीच ये, या वोल्टेज तो आपने रेफरेंस ही मान लिया, अभी करंट को ही इधर उधर हम घुमा रहे हैं, तो इधर करंट हमारा ऑपरेटिंग रीजन में आया ये वाला, और ये वाला ब्लॉकिंग रीजन में आया, तो इस वाली कंडीशन में रिले ऑपरेट करेगा, इस वाली कंडीशन में रिले ऑपरेट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि आपका डायरेक्शनल रिले कैसे डायरेक्शन पर काम करता है, कैसे ये डायरेक्शन सेंस करता है। वोल्टेज और करंट के एंगल के अनुसार ये डायरेक्शन को सेंस करता है। अगर एंगल हमारा ऑपरेटिंग रीजन में है तो रिले ऑपरेट करेगा, अगर एंगल मेरा ब्लॉकिंग रीजन में है तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा। इस एंगल के अनुसार हम रिले की डायरेक्शन को सेट करते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक, डायरेक्शनल रिले। अब आज का टॉपिक मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। आप जहाँ भी हैं अच्छे से पढ़ाई करिए, निश्चित तौर पर आने वाली वैकेंसियों में आपका सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।